इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के 20 नवंबर 2021 के इवनिंग शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। तो कैसा रहा आज का एग्ज़ाम इवनिंग शिफ्ट में और कैसे क्वेश्चन आए थे, पूरा आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सो देखिए, ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो स्टूडेंट के बेसिस पे बना रहा हूँ कि जो स्टूडेंट ने बताया था कि ये टॉपिक आए थे, क्वेश्चन आए थे, उस हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ कि ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर ले कि ताकि जो उनका एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा हो जाए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए कि ताकि मैं जैसे ही एनालिसिस डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको सभी एग्जाम के एनालिसिस करके दूंगा। बने रहिए हमारे साथ और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसा मॉर्निंग शिफ्ट में आया था सेम वैसा ही तकरीबन लेवल है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड देखिए मॉडरेट लेवल है, रिसर्च एप्टीट्यूड डिफ़िकल्ट लेवल है, कॉम्प्रीहेंशन जो है मॉडरेट लेवल है। तो ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कम्युनिकेशन इजी लेवल है, मैथ्स भी इजी लेवल है, परसेंटेज एवरेज के क्वेश्चन आए थे, सुबह प्रॉफिट लॉस के आए थे। लॉजिकल रीजनिंग के इजी टू मॉडरेट लेवल है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी मॉडरेट लेवल है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी जो है वो मॉडरेट लेवल है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इजी लेवल है, और हायर एजुकेशन भी इजी टू मॉडरेट लेवल है। इसमें स्कीम्स वगैरह पूछी गई थी हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो देखिए, आपको मैं थोड़ा सा वीडियो हट के बताऊंगा, ठीक है। बाकी वीडियोस के अलावा ये जो वीडियो बहुत स्पेशल होगी, इसमें आपको मैं कंपैरिजन भी करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे हम कंपैरिजन भी करेंगे कि मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह कैसे आया था, इवनिंग में कैसे टॉपिक्स का क्वेश्चन आए थे। ठीक है, टॉपिक्स जो हैं वो लगभग सेम है। यहाँ पे मैंने लिखा है मॉर्निंग, यहाँ पे लिखा है इवनिंग। यहाँ पे आपको मैं टॉपिक्स भी बता दूंगा और इसके बाद फिर आपको मैं थोड़े से क्वेश्चन भी बताऊंगा एंड में कि कैसे क्वेश्चन आए थे। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट की इवनिंग शिफ्ट की अगर मैं बात करूं इस बार 20 नवंबर के लिए, सो देखिए यहाँ पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें लेवल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, टीचिंग मेथड से पूछे गए थे, स्वयं प्रभा से पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए, स्वयं प्रभा के अभी 34 चैनल है। पिछली बार क्या था, 32 चैनल थे, लेकिन अभी 32 नहीं है, अभी 34 चैनल है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो स्वयं प्रभा के 34 चैनल देख लीजिए। आपके पास जो भी बुक है उसमें आप देख लीजिए, चाहे वो फुली अपडेटेड है उसमें चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पे 32 है तो वहाँ पे 34 को करेक्ट कर लीजिए। स्वयं प्रभा के 34 चैनल है। मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन थे, क्लासरूम कम्युनिकेशन का था और स्वयं का था। लेकिन इवनिंग की बात करें, यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग सेम है, टीचिंग मेथड स्वयं प्रभा के यहाँ पे क्वेश्चन अटैच हो गए। उसके बाद देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, हाइपोथेसिस के क्वेश्चन यहाँ फिर से पूछे गए हैं। सुबह नल हाइपोथेसिस का पूछा गया था, यहाँ पे रिसर्च टाइप पूछी गई है इवनिंग शिफ्ट में, और मॉर्निंग में रिसर्च मेथड पूछा गया था। देखिए, यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन में जो टॉपिक्स था वो या तो कोविड-19 का था या पॉल्यूशन का था, यह भी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन सुबह की शिफ्ट में कोविड-19 का पूछा गया था कॉम्प्रीहेंशन, जो कि इजी लेवल का था। ठीक है, सो अगली बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यूनिट 4, 5, 6 की। यूनिट 4 है इवनिंग शिफ्ट में देखिए कम्युनिकेशन का। यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर से और कम्युनिकेशन टाइप से क्वेश्चन आया है। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे परसेंटेज एवरेज, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस के यहाँ पे क्वेश्चन आए थे इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था। देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमेशा आता है, आप करिए। मैथ रीजनिंग में अगर आपको चाहिए, देखिए ब्लड रिलेशन आपको करना है, परसेंटेज एवरेज और रेशियो, ये 3 चैप्टर करने हैं, आपका मैथ आसानी से हो जाएगा। और इसी के बाद आपका DIV डाटा इंटरप्रिटेशन भी हो जाएगा। तो आप कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं इवनिंग शिफ्ट के और मॉर्निंग शिफ्ट के। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। लॉजिकल रीजनिंग में देखिए प्रमाण और साइलोगिज्म के क्वेश्चन आए थे इवनिंग में। सुबह लॉजिकल रीजनिंग में अनुमाना और साइलॉग्स के क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। ठीक है, ये कंपैरिजन इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक बताए गए हैं आपको यहाँ से इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखिए घूम फिर के टॉपिक वही है। आप इसे अच्छे से कर लीजिए। मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन बैरियर कर लिया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, आपने साइलोगिज्म कर लिया, आपने टॉपिक्स अच्छे से कर लिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आपका टॉपिक क्लियर होगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे बात करते हैं यूनिट 7, 8 और 9 की। देखिए, मॉडरेट लेवल का ही था सुबह भी और इवनिंग में भी। सुबह भी मॉर्निंग में मॉडरेट लेवल और इवनिंग में भी मॉडरेट लेवल, यानी कि ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल।
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि बात करते हैं आईसीटी की। इवनिंग शिफ्ट में देखिए वायरस, कंप्यूटर और जनरल एब्रीविएशन। जनरल एब्रीविएशन का मतलब होता है फुल फॉर्म, ठीक है। फुल फॉर्म का क्वेश्चन था, कंप्यूटर से रिलेटेड था और वायरस का था। सुबह देखिए कंप्यूटर वायरस का क्वेश्चन था, फुल फॉर्म था वही, और वायरलेस डिवाइस इसके बारे में क्वेश्चन था, जैसे ब्लूटूथ वगैरह होती है वैसे, ठीक है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देखिए अभी पोल्यूशन से क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन था अभी क्लियर नहीं हो पाया। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए ओजोन लेयर का क्वेश्चन था और COP25 का क्वेश्चन था कि COP25 क्या है, और ओजोन लेयर से संबंधित क्वेश्चन था मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। तो इवनिंग शिफ्ट में ये वाला था। और देखिए यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो हायर एजुकेशन सिस्टम से बात करें, NIRF रैंकिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और हायर एजुकेशन स्कीम से क्वेश्चन था। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए रैंकिंग और हायर एजुकेशन स्कीम से क्वेश्चन था। तो 10 यूनिट का आपको मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया कि मॉर्निंग में कैसा था, इवनिंग में कैसा था। ये जो टॉपिक है आप वो अच्छे से करिए, आपका आराम से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट बता रहे थे क्वेश्चन था ब्लूम ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी से, ठीक है। तो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्लूम ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कोग्निटिव डोमेन इज, यानी कि ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है। देखिए संज्ञात्मक होता है दिमाग से संबंधित, कोग्निटिव होता है दिमाग से संबंधित, ठीक है। यानी कि ब्लूम के जो ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी है, जो पारंपरिक उसकी वर्गीकरण है उसका उसमें क्या है कि जो अधिगम का यानी कि जो लर्निंग का सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, ठीक है। ये ऑप्शन थे। सो ऑप्शन देखिए आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन थे यही। तो इसका राइट आंसर है मूल्यांकन। देखिए जो एवोल्यूशन है वो सबसे ऊपर है, वो सबसे हाईएस्ट लेवल है मूल्यांकन का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो सबसे एंड में क्या है, मूल्यांकन। पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट था। फिर बात करते हैं, देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया मतलब क्या है, ये एक बीमारी होती है स्टूडेंट में, बीमारी आप कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं हम इसे। डिसलेक्सिया संबंधित है रीडिंग डिसऑर्डर से, इनकी पठन विकृति से। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकृति से। इससे पीड़ित छात्र को सामान्य या औसत बुद्धि के बावजूद तेजी से पढ़ने में समझने में कठिनाई होती है। देखिए हर एक जो स्टूडेंट है उसका दिमाग जो है वो सेम होता है, लेकिन क्या होता है कि उनको पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है। डिसलेक्सिया उनको होता है, ठीक है। जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो वैसे स्टूडेंट हैं उनको डिसलेक्सिया होता है, पढ़ने में रीडिंग डिसऑर्डर उनको होता है, उनको जो है वो शब्द जो है वो अच्छे से पकड़ नहीं पाते, ठीक है। सो नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द, यानी कि शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। यानी कि देखिए शिक्षण प्रभावकारिता को, यानी कि देखिए जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, जब वो शिक्षण करते हैं, जब टीचिंग देते हैं, जब टीचर टीचिंग देते हैं, तो जो इफेक्टिवनेस होती है उसे कौन प्रभावित करता है, ठीक है। तो राइट आंसर है एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि शैक्षणिक व्यवस्था। अब देखिए एक स्कूल में या एक कॉलेज में कहीं पे भी कितना मर्जी अच्छा टीचर हो, वो जितना मर्जी अच्छा पढ़ाए, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसे चलना होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा तभी वो कर पाएगा। देखिए मान लीजिए कि आपके पास जो बुक्स है, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में जो भी चीज़ है ना, अगर आपको टीचर आपको अपने शब्दों में आसान भाषा में लिखवा दे, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना पड़ता है, आपको बुक्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, चाहे वो मुश्किल है चाहे वो आसान है, आपको बुक्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। समझाएंगे आपको टीचर, लिखना पड़ेगा आपको बुक्स के अकॉर्डिंग, है ना। आप अपनी मर्जी से कुछ जोड़ नहीं सकते, टीचर चाह के भी उस चीज़ को ऐड नहीं कर सकते। इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है कि इफेक्टिवनेस जो टीचिंग है वो इफेक्ट करती है, प्रभावित होती है, ठीक है। तो राइट आंसर है डी, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली कारक शैक्षणिक व्यवस्था है। इसी से समाज का प्रतिरूप निर्धारित होता है, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन द टर्म ऑफ, यानी कि देखिए जो शिक्षण की प्रभावकारिता है का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए, ठीक है। इनकी शिक्षण की जो प्रभावकारिता है, तो देखिए ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट की तरह बताए गए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता ये ऐसे ही क्वेश्चन थे, इनकी इस टाइप के क्वेश्चन है,
ठीक है। सो शिक्षण की जो प्रभावकारिता है, इनकी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है, वो कैसे जज होती है? तो राइट आंसर है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। अब देखिए, जब टीचर बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कि क्लास में जो स्टूडेंट है उन्हें हर एक चीज़ आती है ना, तो क्या होगा कि वो कहेंगे कि इन टीचर ने अच्छा पढ़ाया है इसलिए इनको सब चीज़ आती है। क्योंकि देखिए, अगर टीचर पढ़ाएंगे तभी स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे, है ना। मान लीजिए क्लास में सारे बच्चे पास हो गए, सारे बच्चे हाईएस्ट नंबर लेके आए, तो वो क्या है, टीचर की वाहवाही हो जाएगी। तो इससे पता चलेगा कि हाँ, लर्निंग आउटकम्स जो स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका है, टीचर के समझाने का जो तरीका था, वो सबसे बेस्ट रहा। ठीक है। जब आप देखिए यूजी नेट की तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं कि कौन से टीचर ने सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को जो अच्छी कोचिंग दी है, जिससे स्टूडेंट पास हो चुके हैं, है ना। सो आप वहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं कि आपका भी जो अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। सो देखिए, यही लर्निंग आउटकम्स होती है। ठीक है। सो ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जो आपको मैंने शॉर्ट में समझाया वही है। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेट इज नोन एंड, यानी कि देखिए जो एक चर जिसमें हेर फेर की गई है कहलाता है। अब देखिए, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, यानी कि जो वेरिएबल जो वेरी करता है, जो मैनिपुलेट होता है, वो क्या है? ठीक है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि स्वतंत्र चर। ठीक है। यानी कि देखिए, वेरिएबल क्या है, वेरी करते हैं हमेशा, क्या है, आगे पीछे होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वो कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप देखिए, हो सकता आप इसे पढ़िए अच्छे से। एक ऐसा चर जिसमें हेरफेर की गई है स्वतंत्र चर कहलाता है। स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। जब देखिए रिसर्चर है, जो प्रयोग करता है, वो जोड़ तोड़ करता है ना, आगे पीछे कर देता है। जब भी देखिए कोई रिसर्च करते हैं तो अपने हिसाब से वो करते हैं। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्र चर वह चर है जिसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और इस परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है, यह देखता है। स्वतंत्र चर क्या है? दो प्रकार के होते हैं, टाइप ई और टाइप एस। ठीक है, आपको याद रखना जरूरी है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने टाइप के हैं? वो दो टाइप के हैं, टाइप ई और टाइप एस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रिसर्च का है। यदि एक शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब वह किस शोध का उदाहरण होगा। यानी कि देखिए, जब एक रिसर्चर है, एक शोध करता है, जब वो शोध करते हैं, जो वो रिसर्च करते हैं, जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है, ठीक है, वो कौन सा प्रबंधकीय ज़्यादा ढंग संगठनात्मक प्रभावशाली होगा। इनकी जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो किस तरीके से करेगा कि वो सबसे ज़्यादा क्या है, प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो। सो राइट आंसर है आधारभूत शोध, बेसिक से। ठीक है, बेस पे, किसी बेस पे। तो देखिए सोल्यूशन देखिए, यदि कोई शोध करता है इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब वह आधारभूत शोध या मौलिक शोध कहलाएगा। क्रियानिष्ठ शोध तत्कालीन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए किया जाता है, जबकि व्यवहारिक शोध सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, इंपेरिकल रिसर्च इज सोशल साइंस इज एसोसिएटेड विद। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, इंपेरिकल रिसर्च देखिए किससे है संबंधित, तो राइट आंसर है पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी से। ठीक है, यानी कि सकारात्मक दर्शन से। देखिए, इंपेरिकल रिसर्च से क्वेश्चन आया था, आप इसे आसानी से आराम से देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध सकारात्मक दर्शन से संबंधित है। प्रयोगमूलक शोध को अनुभवात्मक शोध भी कहते हैं। इसके तीन प्रकार है, प्रेक्षण से संवादात्मक, प्रयोगात्मक, मतलब कि ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो आप देखिए, एक गुड कम्युनिकेटर बिगिन इन हिज या हर प्रेजेंटेशन, यानी कि देखिए, एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? देखिए, जब भी संप्रेषक क्या है, कम्युनिकेटर जो समझाता है, जैसे स्टेज पे खड़ा होता है ना एक व्यक्ति, वो क्या है, वो कम्युनिकेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में टीचर है, वो क्या है, वो कम्युनिकेटर है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो किससे अपनी शुरुआत करते हैं, प्रस्तुतिकरण किससे शुरुआत करते हैं? इजी रिहर्सल से, यानी कि सुगम
पूर्वाभ्यास से। इनकी इजी रिहर्सल से। देखिए जब भी किसी को अपनी बात कहनी होती है तो वो इजी लेवल से करते हैं। जैसे टीचर मान लीजिए क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो इसी लेवल से पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना, फिर डिफ़िकल्टी लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है, वो चीज़। सो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। सो क्वेश्चन है, ये आया था एक श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, YVSP श्रृंखला के लिए अगला अक्षर क्या होगा? NMOL, ठीक है। इनकी YVSP के आगे क्या है? अब देखिए इसको राइट आंसर है M, ठीक है। राइट आंसर क्या है? M। इसे सॉल्व किया तो क्या आया? देखिए Y कितने पे है? ठीक है 25 पे, और V कितने पे है? 22 पे, S कितने पे है? 19 पे, और P कितने पे है? 16 में, ठीक है। यानी कि 16, 19, 22, 25, ठीक है। अब इसके हम नीचे जाएं, देखिए ये पीछे जा रहा है ना, ये क्या है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये वाला। P से अगर हम 3 पीछे कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा? वो आएगा M। अब देखिए Y 25, 22, 19, 16 है ना, यहाँ पे 3 का गैप है। अब 3 क्यों लिया? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है? 16, 19, इसके बीच में गैप क्या है? 3 का। 90 से 22 में गैप 3 का, 22 से 25 में गैप है 3 का। तो 3 माइनस किया तो आ गया M, ठीक है। सो देखिए ये वो वाले क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट ने हमें बताए थे, हमने उस हिसाब से आपको ये प्रेजेंटेशन दी है कि ताकि आप उस टॉपिक्स को अच्छे से करें और आपका एग्ज़ाम जो अच्छे से हो जाए। सो देखिए आपको मैंने बाकी जो आपको मैंने कंपैरिजन देना था वो भी आपको मैंने दे दिया, और जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वो भी मैंने बता दिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन थे, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन थे एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तब पता चलेंगे कि जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद जो उसकी आंसर शीट आएगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप टॉपिक के ऊपर जो है अपनी पकड़ बनाइए, तो बनाइए हमारे साथ। तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए कि ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो साथ में ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।